स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता के विकास से जुड़ा हुआ है या कहीं ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है कि कैसे भारत में ब्रिटिश जो कॉलोनियलिज्म था वो कैसे आया और कैसे फैला और उसके कितने चरण रहे हैं, यानी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के भारत में कितने चरण रहे, उन्होंने भारत पर किस प्रकार से यहाँ का साधनों का एक्सप्लॉयटेशन किया, भारत को आर्थिक राजनीतिक तौर पे कैसे नियंत्रण किया। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में 3 चरण दिखाई देते हैं, यानी हमें 3 चरणों में ये चीज़ दिखाई देती है, 3 स्टेजेस दिखाई देती हैं हमें। ये स्टेजेस जो हैं ये दर्शाती हैं कि ब्रिटिश कंपनी एक ऐसी कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई और भारत में उसने राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक व्यापारी कंपनी से उठकर राजनीतिक तौर पर और भारत के संसाधनों का प्रयोग करने वाली एक बड़ी राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हुई। तो इसमें 2 चरण हमें सबसे पहले देख लेते हैं। 1600 से लेकर पहला चरण 1600 से लेकर 1757 तक का चरण है, यानी ये जो है ऐसा चरण है जब भारत में कोई ब्रिटिश सत्ता नहीं थी, यानी कोई कॉलोनियलिज्म नहीं था, उपनिवेशवाद नहीं था। यहाँ पर सिर्फ कंपनी व्यापार करती थी, यानी भारत में व्यापार यानी ट्रेड करती थी। जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है हमारा वो आता है 1757 से लेकर 1947 तक, जिसमें कंपनी ने भारत में सत्ता स्थापित की, साम्राज्य बनाया और भारत के साधनों को लूटने का प्रयास शुरू कर दिया। तो 2 चरण हमने देखे। पहले चरण में जो फर्स्ट चरण है यानी 1600 से 1757 में कंपनी जो है व्यापार करती है, ट्रेड करती है, जबकि 1757 से लेकर 1947 तक वो 3 चरण यानी 3 चरणों में भारत का शोषण करती है। जो वास्तव में 3 चरण है वो ये चरण है। पहला चरण आता है 1757 से लेकर 1813 तक का, फर्स्ट स्टेज है 1757 से 1813 तक। दूसरी आती है 1813 से लेकर 1860 तक, 1813 से 1860 तक दूसरा चरण आता है, सेकंड स्टेज आती है। और थर्ड आता है 1860 से लेकर 1947 तक। तो ये 3 चरण हैं जिनके तहत कंपनी जो है धीरे धीरे शक्तिशाली बनती है और 1857 के बाद कंपनी का रूल खत्म होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश क्वीन का रूल शुरू होता है। इस दौरान भी भारत में लगातार शोषण, उसका डोमिनेंस रहता है। तो पहला चरण देखते हैं, फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन, यानी एज ऑफ कमर्शलाइजेशन। तो कमर्शलाइजेशन का अर्थ होता है कि व्यापारीकरण। कमर्शियल एज या कमर्शलाइजेशन एज है, इसे व्यापारिक या वाणिज्यिक कहेंगे। व्यापारिक यहाँ सही शब्द नहीं आएगा क्योंकि कमर्शियल का जो असली जो मीनिंग होता है हिंदी में वो वाणिज्यिक होता है, तो यहाँ पर वाणिज्यिक लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहली स्टेज है वाणिज्यिक यानी कमर्शियल एज। दूसरी स्टेज आती है जिसको फ्री ट्रेड यानी इंडस्ट्रियल फ्री ट्रेड कहा जाता है, यानी औद्योगिक मुक्त व्यापार। फ्री ट्रेड को मुक्त कहते हैं, मुक्त व्यापार, यानी यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ इंग्लैंड में और वहाँ के उद्योगों के विकास के साथ भारत में यहाँ पर साधनों की लूट बढ़ गई, यानी भारत से रॉ मटेरियल जाने लगा तो उसे फ्री ट्रेड में यानी मुक्त व्यापार के तहत यहाँ से लेकर जाया गया। तीसरा चरण, थर्ड स्टेज आती है जिसे फाइनेंस कैपिटलिज्म कह देते हैं, यानी इसे वित्तीय पूंजीवाद कह देते हैं, वित्तीय। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म थर्ड स्टेज है। तो 3 चरण दिखाई देते हैं। पहले चरण में 1757 1813 यानी कंपनी नई नई स्थापित होती है भारत में और इसे कमर्शियल एज कह देते हैं, यानी वो वाणिज्यिक हितों को पूरा करती है। भारत से ट्रेड से यानी व्यापार से यहाँ से अधिक व्यापार करती है, एक्सपोर्ट करती है, सस्ते दाम पर सामान खरीदती है और एक्सपोर्ट करती है। दूसरे चरण में इंग्लैंड में उद्योगों का विकास होता है, तो
वहाँ से उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के अंदर मुक्त व्यापार की नीति लाई जाती है और सस्ते दामों पे खुले व्यापार के तहत यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता है। थर्ड लेवल में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आता है, यानी ब्रिटेन की पूंजी, यानी ब्रिटेन में उद्योगों के विकास के कारण आर्थिक तरक्की हुई, धन दौलत कैपिटलिज्म आया वहाँ, तो वहाँ की कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया भारत में। यानी तो बहुत से ब्रिटिश लोग थे जो भारत में इन्वेस्ट करते थे, बागानों में, रेलवे में, और उस दौरान जो है वित्तीय पूंजीवाद भारत में हावी रहा है। तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो तीनों चरण, पहला चरण देखते हैं हम 1757 से लेकर 1813 का। ये एज है वाणिज्यिक या कमर्शियल एज। तो वाणिज्यिक का अर्थ है कि यहां से व्यापार खुला था, तो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी जो हैं सरकार के तहत, यानी वो अपनी उनकी राजनीतिक सत्ता स्थापित थी बंगाल में, धीरे धीरे वो बड़े क्षेत्रों में फैलने लगे। तो भारत में समुद्री रास्ते से, यानी समुद्री रास्तों से उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। तो वो क्या करते थे, भारत से सामान को खरीदते थे। ब्रिटेन के अधिकारी जो थे, कंपनी के अधिकारी जो थे, वो सामान को खरीदते थे और सामान को एक्सपोर्ट करते थे। तो सस्ते दामों पे सामान खरीदा जाता था और यहाँ पर जो भारत का औद्योगिक जगत था उस समय का, कॉटन इंडस्ट्री थी या दूसरी इंडस्ट्री थी, उनको शोषित किया जाता था। यानी उनके सामान को मनचाहे रेट में खरीदते थे या कहीं सस्ते दामों पे खरीदते थे और यहाँ से सस्ते दामों पे सामान खरीदकर इंग्लैंड भेजा जाता था या दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो कंपनी जो है सामान को भारत से लेती थी, उठाती थी और एक्सपोर्ट कर देती थी, सस्ते दामों पे खरीदती थी, महंगे दामों पे बेचती थी। इसके अलावा भारत में ऐसे सामान उगाए जाने लगे या ऐसी खेती की जाने लगी जो इंग्लैंड के हितों को पूरा करती थी। यानी ऐसे रॉ मटेरियल थे जो इंग्लैंड की ज़रूरत के लिए बनाए गए या दूसरे देशों की ज़रूरत के लिए बनाए गए, उनको भारत से लेके जाया जाता था और उनसे धन दौलत या कहें प्रॉफिट कमाया जाता था। तो कंपनी यहाँ पर मन चाहे रेट से, मन चाहे तरीके से प्रॉफिट कमाती थी। तो इस दौरान जो है ब्रिटेन में या कहें ब्रिटिश कंपनी के अंदर करप्शन यानी भ्रष्टाचार भी काफ़ी मात्रा में था। तो कंपनी के अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार के तरीकों से ज़्यादा कमाते थे, कंपनी को लॉस होता था। याद रखने वाली बात है कि कंपनी के नाम से हम बोल रहे हैं बार बार कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, परंतु कंपनी का फ़ायदा उतना नहीं था जितना उसके अधिकारी या उसके ऑफिसर का फ़ायदा था। एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर जो हैं वो ज़्यादा कमाते थे, कंपनी का लॉस होता था, आर्थिक लॉस होता था। तो कंपनी क्या करती थी, लॉस को पूरा करने के लिए लोन लेती थी और लोन लेती थी ब्रिटेन में, यानी वो ब्रिटिश लोगों से लोन लेती थी। तो जब लोन जो है लोगों ने देने बंद कर दिए तो सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने उनको लोन देने शुरू किए। तब जाके पता चला कि कंपनी जो है लॉस में रहती है और कंपनी के अधिकारी, उसके एम्प्लॉय जो हैं ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, वो ज़्यादा व्यापार में लूट मचाते थे। तो ये ऐसा कमर्शलाइजेशन था जिसका सीधा फायदा कंपनी के अधिकारियों को होता था। तो इंग्लैंड में एक बड़ा कल्चर चला था जिसका ये कहा जाता था कि ब्रिटेन से कोई भी अधिकारी अगर भारत में काम करता है तो वो थोड़े दिनों में अमीर हो जाता था और ब्रिटेन के लोग उनसे जलन करने लगते थे। यानी वो देखते थे कि एक व्यक्ति थोड़े दिनों में इतना अमीर हो गया और वो ब्रिटेन में जाकर एक अनरेस्ट पैदा कर देता था। तो इससे कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। तो इसके तहत 1773 में और 1784 में 2 कानून आए, एक्ट आए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिनका उद्देश्य कंपनी को कंट्रोल करना था, उसके करप्शन को रोकना था, उसको रेगुलेट करना था। तो कमर्शियल एज यानी वाणिज्यिक एज में कंपनी जो है भारत में व्यापार के रास्ते से लूट मचाती थी, भारत के संसाधनों को लूटा जाता था, कृषि का, उद्योगों का शोषण होता था, व्यापार में मन चाहे तरीके से कंपनी जो है अपने तरीके से कार्य करती थी। अब आता है दूसरा चरण, सेकंड स्टेज जो है। सेकंड स्टेज जो है वो 1813 से शुरू होती है और 1860 तक चलती है। तो 1813 से 60 तक का जो सेकंड एज है इसको इंडस्ट्रियल फ्री ट्रेड कहा जाता है। इंडस्ट्रियल फ्री ट्रेड यानी तो ऐसा काल जिसमें उद्योगों के लिए, यानी उद्योगों की पूर्ति के लिए भारत से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर याद रखना है कि रॉ मटेरियल ज़्यादा था।
जो पहले की एज है उसमें सामान बना हो जाता था, कॉटन क्लॉथ भी जाते थे, जबकि यहाँ से कॉटन रॉ में गया है तो जो कपास होती थी उसको रॉ मटेरियल में भेजा जाता था, या और चीज़ें होती थी जैसे नील होता था, अफीम होती थी, वो रॉ मटेरियल में ही जाता था यहाँ से। तो ये जो एज है या स्टेज है, इस स्टेज में हुआ क्या कि 1750 से लेकर 1850 तक इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या हुआ, उद्योगीकरण, जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़ी मात्रा में होता है, यानी 100 साल में ब्रिटेन में सबसे पहले उद्योगों का विकास होता है। कॉटन इंडस्ट्री आती है, कॉटन इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पैदा होती है, तो वो जो है दुनिया भर के लिए टेक्सटाइल बनाने लगते हैं। रेलवे का विकास होने लगता है, तो वहाँ पर उद्योगों के बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी मांग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और ये मांग जो है रॉ मटेरियल की थी, यानी ब्रिटेन की कंपनियां जो थी वो रॉ मटेरियल की डिमांड करती थी, और रॉ मटेरियल की डिमांड के लिए कंपनी जो है भारत आती थी, यानी भारत से रॉ मटेरियल की डिमांड पूरी की जाती थी। तो इस एज में यानी 1813 से कंपनी ने क्या किया, भारत से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे कॉटन है, इसके अलावा नील है, अन्य चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट की गई, सस्ते दामों पे लोगों से खरीदी गई और उनको सीधा इंग्लैंड की कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट किया गया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये उद्योगीकरण को पूरा करने के लिए था, यानी ब्रिटेन के उद्योगीकरण को पूरा करने के लिए था। इसमें ऐसे कृषि में यानी एग्रीकल्चर में ऐसी फसलें उगाई गई जिन फसलों का उद्देश्य जो है ब्रिटेन की कंपनियों के हितों को पूरा करना था, यानी ब्रिटेन में सामान को एक्सपोर्ट करना था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना था। तो इससे क्या हुआ, कृषि में, एग्रीकल्चर में ऐसा कमर्शलाइजेशन आता है कि वहाँ पर कमर्शियल क्रॉप यानी खेती में कमर्शियल क्रॉप पैदा करने लगे। तो ये कमर्शियल क्रॉप जो है ऐसी फसलें होती थी जो इंग्लैंड के लिए पूरी की जाती थी, इंग्लैंड जाती थी। इसका फायदा भारतीय लोगों को नहीं था, तो भारत में अकाल पड़ने लगे। यहाँ पर खाद्यान्न जो फूड क्रॉप थी वो कम होने लगी और कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा होने लगी, तो इससे लोगों की भुखमरी बढ़ने लगी और खेती को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि किसानों से सस्ते दामों पे सामान खरीदा जाता था। तो इससे ब्रिटेन के हित ही ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से सिद्ध होते थे। तो दूसरे काल में कंपनी ने उद्योगों को पूरा करने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कार्य किया है। अब आता है तीसरा चरण, थर्ड स्टेज जो है 1860 से 1947 तक। अब तीसरे चरण में कंपनी जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता के तौर पर स्थापित हो जाती है या ब्रिटिश पावर के तौर पर स्थापित हो जाती है। आपको पता है कि 1857 में भारत में क्वीन रूल चलता है, क्वीन यानी भारत में रानी की सत्ता या कहें वहाँ की संसद की सत्ता भारत में चलने लगती है। तो 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था ये, और 1858 में जो कानून बना है मुख्य तौर पे जिससे ये परिवर्तन आए हैं। तो एक तरीके से 1858 के बाद भारत में कंपनी का रूल समाप्त हुआ और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है। अब शोषण के नए तरीके आते हैं। तो होता क्या है कि ब्रिटेन में अमीर वर्ग काफ़ी तेज़ी से फैलता है, धन दौलत वाला कैपिटलिज्म आता है, वहाँ पर पूंजीवाद फैल जाता है। तो अमीर वर्ग जो उद्योगों से जुड़े हुए थे, बिजनेस से जुड़े हुए थे, उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में कैपिटल इकट्ठी हो जाती है। तो ब्रिटिश सत्ता जो है एक नए तरीके से भारत के शोषण की शुरुआत करते हैं। तो ब्रिटेन के अमीरों को, जो अमीर थे वहाँ के, उनको इन्वेस्ट करने के लिए यानी भारत में निवेश का एक नया तरीका खोजा जाता है। भारत में निवेश के लिए ब्रिटिश अमीरों को बुलाया जाता है, बिजनेसमैन को बुलाया जाता है, कंपनियों को बुलाया जाता है कि भारत में धन लगाएं, इन्वेस्ट करें और निवेश के फायदे यानी प्रॉफिट कमाएं वो। तो कैपिटलिज्म का अर्थ होता है कैपिटल को इन्वेस्ट करना और कैपिटल से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। तो ये एज जो है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या फाइनेंस कैपिटलिज्म के तहत आती है। तो इस एज में वित्त यानी फाइनेंस का प्रयोग होता है, धन का प्रयोग होता था, कैपिटल इन्वेस्ट होती थी उद्योगों में, यानी भारत में उद्योग लगाए गए, बागान लगाए गए, रेलवे का विकास हुआ,
टेलीग्राम का विकास हुआ और अन्य चीज़ों में निवेश हुआ। तो यानी ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया, भारत में उद्योगों के नाम पर धन को मंगवाया, भारत में इन्वेस्ट कराया, उद्योगों की स्थापना होने लगी, लोहे के उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, प्लांटेशन के लिए चाय के बागान खोले गए, कॉफ़ी चाय के बागान आसाम में ज़्यादातर हुआ, केरल में हुआ। तो बागान में जो ब्रिटेन के अमीर होते थे उनका पैसा लगाया जाता था चाय, और वो यहाँ पैसा लगाते थे, उनको प्रॉफिट होता था। रेलवे में नए नए ट्रैक बिछाए गए, रेलवे का विकास शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन के अमीरों के धन का निवेश जो है भारत में होने लगा। तो इससे कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में भारत में उद्योगीकरण भी हुआ। कहने के लिए हुआ, असल में ये उद्योगीकरण जो है ब्रिटेन के फायदे के लिए था, ब्रिटेन के अमीरों के फायदे के लिए था, इसमें भारत का फायदा नहीं था। तो भारत में बहुत कम मात्रा में ये फायदा हुआ है। उन केंद्रों पे निवेश किया जाता था, उन उद्योगों में निवेश किया जाता था जहां प्रॉफिट हो। जो सोशल वर्क के थे, सामाजिक लाभ के लिए होते थे, उनमें कोई निवेश नहीं होता था। तो ऐसी जगह निवेश किया गया जहां से प्रॉफिट होता था, ज़्यादा प्रॉफिट में ज़्यादा निवेश हुआ, और जहां प्रॉफिट नहीं था वहां निवेश नहीं हुआ। तो तीसरे चरण में यानी थर्ड स्टेज में एक फाइनेंस कैपिटलिज्म आया। इसमें ब्रिटिश सत्ता ने भारत के बड़े भाग में केंद्रों को स्थापित किया, उद्योगों को स्थापित किया, रेलवे का विकास किया, और इनका मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटेन के पैसे को निवेश कराकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। तो इससे नया शोषण हुआ, भारत का धन जो है ब्रिटेन की तरफ जाने लगा और भारत में धन की कमी होने लगी। यानी यहाँ पर उद्योगों के लिए पैसा नहीं था, भारतीय जो अपनी पूंजी थी, इंडियन कैपिटल होती थी, उसको फ़ायदा नहीं मिला, उसको निवेश के कोई अवसर नहीं थे, भारतीय उद्योगपतियों को मौका नहीं मिलता था, भारत के धन अमीर लोगों को मौका नहीं मिलता था, जबकि ब्रिटेन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाते थे। तो ये सभी चरण, यानी जो तीनों चरण हमने डिस्कस किए हैं, जो 1757 से 1947 तक थे, इन तीनों चरणों का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटेन या ब्रिटिश शक्ति का विकास था। यानी ब्रिटेन के लिए कार्य करना था, अमीरी का जो फायदा था ब्रिटेन के लिए था, भारत में गरीबी दूर करने का, रोजगार को बढ़ावा देने का, कृषि के विकास का, रोड रेलवे के विकास का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ब्रिटेन ने अपने हितों का फ़ायदा उठाया, अपने व्यापार को बढ़ावा दिया, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, जबकि भारत के लोगों का नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो इस लेक्चर में हमने ब्रिटिश सत्ता के या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के भारत में 3 चरणों को देखा। ये तीनों चरण जो है आर्थिक एक्सप्लोटेशन यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक नियंत्रण भी था, परंतु आर्थिक रूप से भारत का शोषण था। तो एक तरीके से ब्रिटिश सत्ता ने भारत में शोषण को नए नए चरणों में, नए नए स्टेजेस में एक प्रयोग किया। सभी चरणों में भारत का शोषण जो है लगातार हुआ है और ये शोषण लगातार बढ़ता भी रहा है। तो इस लेक्चर में हमने ब्रिटिश सत्ता के 3 चरणों को कवर किया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।